नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत शिक्षा में। आज हम करने वाले हैं एनबीएस के प्री बोर्ड के एग्ज़ाम का पार्ट 2। पार्ट 1 मेरी पिछली वीडियो में हो चुका है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने 1 से 18 तक पार्ट ए कवर किया था। इस वीडियो में हम पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 19 से प्रश्न नंबर 40 तक के आपके प्रश्न होंगे। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, अमोंग द फॉलोइंग एस्टिमेटर्स हुज एस्टिमेट फॉर पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वाज कंसिडर वेरी सिग्निफिकेंट। दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बाय, आर.सी. देसाई, वी.के.आर.वी. राव। मतलब कि इन चारों में से किसका एस्टीमेट जो है हमारी राष्ट्रीय आय के लिए, प्रति व्यक्ति आय के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। हिंदी में देखिए इस प्रश्न को, निम्नलिखित अनुमानकों में से जिनके औपनिवेशिक काल के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। यानी कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है जिसके अनुमान को भारत की प्रति व्यक्ति आय के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था? क्या वह दादा भाई नौरोजी है, विलियम डिग्बी है, आर.सी. देसाई है या वी.के.आर.वी. राव है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा पॉज रखेंगे ताकि इन प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए आपके पास थोड़ा टाइम हो, मतलब आप अपने क्वेश्चंस को याद कर पाएँ। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, वी.के.आर.वी. राव। वी.के.आर.वी. राव को औपनिवेशिक काल के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, सेल्फ रिलायंस मीन्स अवॉइडिंग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बोथ ए एंड बी नन ऑफ द एबव। हिंदी में आत्मनिर्भरता का मतलब है डैश से परहेज। यानी कि आत्मनिर्भरता का मतलब किससे परहेज करना है? निर्यात से, आयात से, दोनों ए और बी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, आत्मनिर्भरता का मतलब होता है आयात से परहेज करना, इम्पोर्ट से परहेज करना मतलब है सेल्फ रिलायंस का। ठीक है, देखिए जब हम किसी चीज़ में आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो हमें दूसरी चीज़ को बाहरी देश से आयात करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम स्वयं ही उतना उत्पादन कर पा रहे हैं। ठीक है, और निर्यात के क्या होगा, निर्यात तो हमारा बढ़ेगा, तो निर्यात से परहेज होने का सवाल ही नहीं उठता। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 21। ठीक है, 21 हमारा क्या है, मीन्स इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी। यानी कि इसमें से किसका अर्थ डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में मिक्सअप करना है, इंटीग्रेटेड करना है। ग्लोबलाइजेशन, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, या डिमोनेटाइजेशन। हिंदी में यदि हम देखें तो हिंदी में है कि डैश का अर्थ घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है। भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, विमुद्रीकरण। तो देखिए विमुद्रीकरण में हमारा क्या होता है, ठीक है, विमुद्रीकरण में मुद्रा की जो वैल्यू है वो हमारी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, या हम पुरानी मुद्रा को ख़त्म करके नई मुद्रा को प्रचलन में ले आते हैं। तो ये तो हमारा है नहीं। निजीकरण में जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं उनको निजी हाथों में दिया जाता है, ये भी नहीं है। उदारीकरण में क्या होता है, अर्थव्यवस्था पर जितने भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं, लाइसेंसिंग प्रणाली होती है, उस सबको समाप्त कर दिया जाता है। भूमंडलीकरण क्या है, भूमंडलीकरण का अर्थ है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ एग्रीगेट करना। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमंडलीयकरण, ग्लोबलाइजेशन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में हमें एक टेबल दी हुई है। टेबल में से हमें जो है करेक्ट मैच्ड पेयर को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कॉलम 1 और 2 में से कौन सा सही सुमेलित है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। पहला है नाबार्ड, एपेक्स इंस्टीट्यूट फॉर रूरल क्रेडिट, आरबीआई स्टेबलाइज इन 1975, एक्सिस बैंक स्टेबलाइज इन जुलाई 1982, आईडीबीआई नोट एंड इंस्टीट्यूट फॉर क्रेडिट। तो बताइए इसका क्या होगा हमारा। देखिए आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी, नोट एंड इंस्टीट्यूशनल फॉर क्रेडिट। क्या ये इंस्टीट्यूशन फॉर क्रेडिट नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन फॉर क्रेडिट है, इसका मतलब ये हमारा गलत है। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक स्टेबलाइज इन जुलाई 1982।
जुलाई 1982 में एक्सिस बैंक की स्थापना नहीं हुई थी, बल्कि जुलाई 1982 में हमारी नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। आरबीआई स्टेबलाइज इन 1975, जबकि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1935। तो ये भी हमारा गलत है। नाबार्ड एपेक्स इंस्टीट्यूट फॉर रूरल क्रेडिट, तो ये हमारा ग्रामीण साख के लिए जो नाबार्ड है वो सबसे उच्च संस्था है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए वाला जो मैच है वह हमारा सही है। तो ऑप्शन जाएगा क्या, ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित घटनाओं को घटित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस क्वेश्चन में गलत ऑप्शन दिए हुए हैं, जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं वह हमारे गलत है। इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है हमारा वो सही नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए सही क्यों नहीं है, क्योंकि जो सवेज नहर है, जो सुएज कैनाल है, वह हमारी सबसे पहले खुली थी। उसके बाद में ही हमारे ये जो बाकी के हैं वो सारे हुए थे। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत है। क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि जितने भी यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, किसी भी ऑप्शन में इसका सही क्रम नहीं दिया गया है, क्योंकि सुएज नहर सबसे पहला आएगा और सुएज नहर कहाँ पे है, वो थर्ड पे है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, देखिए हमें एक असर्शन दिया हुआ है और एक रीज़न दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमें बताना है कि क्या ए और आर दोनों सही है। यदि ए और आर सही है तो क्या आर ए की एक्सप्लेनेशन है, क्या आर ए की एक्सप्लेनेशन नहीं है, और या ए सही है आर गलत है, या आर सही है ए गलत है। इस तरीके से हमारे ऑप्शन होंगे। तो देखिए पहला है, इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। Restrictive policy of commodity production, trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of Indians foreign trade। ठीक है, ये हमारे ए और आर हो गए हैं। हिंदी में यदि हम देखें तो हिंदी में हमारा कि भारत प्राथमिक उत्पादों का निर्यातक और ब्रिटेन में उत्पादित उपभोक्ता और पूंजीगत वस्तुओं का आयात कब बन गया। औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और टैरिफ की प्रतिबंधात्मक नीतियों ने भारत के विदेशी व्यापार की संरचना और मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। तो बताइए क्या ये हमारे सही है। देखिए यदि हम दोनों की बात करें तो ए हमारा बिल्कुल सही है और आर भी हमारा बिल्कुल सही है। एक ऑप्शन होता है हमारा कि आर और ए सही है, क्या आर ए की व्याख्या है, और ए और आर सही है, क्या आर ए की व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा आर है वह हमारा क्या है, ए की व्याख्या है। आर हमारा क्या है, ए की व्याख्या है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही बनेगा, ऑप्शन हमारा बनेगा ए सही। बहुत असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो गया, ए हमारा सही आंसर हो गया कि दोनों कथन ए और कारण आर सत्य है और कारण आर दावा ए का सही स्पष्टीकरण है। अगले प्रश्न की तरफ चलती है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे हमें और में दिया हुआ है, यानी कि 24 में एक क्वेश्चन हमें चॉइस में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। द मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव इजी लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प इंडिया टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। द proportion of people depending on agriculture did not decline as expected। मतलब कि जो प्रमुख नीतिगत पहले आई भूमि सुधार हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। कृषि पर निर्भर लोगों के अनुपात में अपेक्षा अनुसार कमी नहीं आई। तो क्या है हमारे, देखिए अगर हम देखें तो ये हमारा बिल्कुल सही है कि जो भूमि सुधार और हरित क्रांति आई थी भारत को खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में उसने बहुत मदद करी थी। दूसरा है कृषि पर निर्भर लोगों के अनुपात में अपेक्षा अनुसार कमी नहीं आई, ये भी हमारा सही है। लेकिन जो हमारा आर है वह हमारी ए की व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो हम इसके हिसाब से ऑप्शन देखेंगे कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी। बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को वर्ष में शामिल किया गया 1907, 1947, 1908, 1950। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। टाटा आयरन एंड स्टील को कब शामिल किया गया था, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए 1907। अब देखिए प्रश्न नंबर 26 से 28 में हमारा क्या है, 26 से 28 में ये हमें
पूरा पैसेज दिया हुआ है, ये हमें पढ़ना है और फिर 26 से 28 के प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। देखिए प्रश्न जो हैं ये हमारी इकोनॉमिक्स की किताब में से ही होते हैं, इसलिए पैसेज बिना पढ़े भी उत्तर दिए जा सकते हैं, लेकिन अच्छा यही है कि पहले हम पैसेज को पढ़ें, उसके बाद ही हम प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो पैसेज पढ़ने के लिए मैं थोड़ा वीडियो को पॉज दे रहा हूँ ताकि आप पढ़ सको। अब हम हिंदी में देखते हैं इसको। ठीक है, और अब हम इसके प्रश्नों पर धीरे धीरे आते हैं। प्रश्न जब आप देखोगे तो आपको, यदि आपने पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ा हुआ है तो आप पैसेज को बिना पढ़े भी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो, क्योंकि सारे प्रश्न हमारे बुक में से ही है, सिलेबस में ही है। तो प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज़ नॉट रिलेटेड द ग्रीन रिवॉल्यूशन, improved seeds, new strategy for agriculture, fertilizer, increase in population। उस तत्व की पहचान करें जो हरित क्रांति से संबंधित नहीं है। नहीं को बहुत ध्यान से देखें। बेहतर बीज, कृषि के लिए नई रणनीति, उर्वरक या जनसंख्या में वृद्धि। तो देखिए हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन को देखें तो बेहतर बीज सही है हमारा, कृषि के लिए नई रणनीति भी सही है, उर्वरक भी हमारा सही है, लेकिन जो जनसंख्या में वृद्धि है उसका हरित क्रांति से कोई भी संबंध नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे नोट का है, नहीं का है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27। यूज़ ऑफ HYV ग्रीन ऑर्गेनिक सीड्स वर प्रमोटेड इन ग्रीन रिवॉल्यूशन, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। इन तीन में से आपको करेक्ट अल्टरनेटिव चूज़ करना है कि हरित क्रांति में क्या प्रयोग किया गया था। तो बताइए क्या वो HBY था या HBY था या HYB था या जैविक बीज थे, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, HY सीड्स। ठीक है, HY सीड्स क्या है हमारे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यानी कि अधिक उपज देने वाले बीज। चलिए अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 28 की तरफ। 28 है, इंडियन इकोनॉमी इज मार्चिंग अहेड टुवर्ड प्रोग्रेस बट देयर इज एन इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड इन डैश सेक्टर। ठीक है, हमारी जो इकोनॉमी है वो आगे की ओर अग्रसर है, परंतु कौन से क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। क्या प्राथमिक क्षेत्र में, माध्यमिक क्षेत्र में या तृतीयक क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में हमें सुधार की आवश्यकता है, बताइए। देखिए MCQ जो प्रश्न है वो हमारे खालिस्तान की फॉर्म में, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में, इस तरीके से हर एक टाइप में आएंगे हमारे, क्योंकि 40 के लगभग हमारे क्वेश्चन आने हैं। तो इसका ऑप्शन है हमारा प्राथमिक, यानी कि प्राइमरी सेक्टर जो है उसमें ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी इज़ नोन एज ट्रेड पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड टैक्सेशन पॉलिसी। सरकारी कराधान और व्यय नीति को इस रूप में जाना जाता है, व्यापार नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, कराधान नीति। बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। ठीक है, जो हमारी टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर पॉलिसी है उसको जाना जाता है फिस्कल पॉलिसी, यानी कि कराधान और व्यय नीति को राजकोषीय नीति के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 30। ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वाज एयरवेज, रेलवेज, वाटरवेज, नन ऑफ द दीज। ब्रिटिश शासन के दौरान विकसित सबसे महत्वपूर्ण ढांचा वायुमार्ग, रेल मार्ग, जलमार्ग या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए ब्रिटिश शासनकाल के दौरान सबसे ज़्यादा जो विकसित हुआ था वह कौन सा क्षेत्र हुआ था, वायुमार्ग हुआ था, रेलवे हुआ था, जलमार्ग हुआ था या इनमें से कोई भी नहीं हुआ था। तो इनका ऑप्शन जाएगा हमारा ऑप्शन बी, रेलवेज। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान रेलवे का ही बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। और आपको याद होगा कि 1853 में जो पहले ट्रेन मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी वह भी ब्रिटिश रूल में ही चली थी। आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की इक्विटी के हिस्से को निजी क्षेत्र को बेचकर डैश के रूप में जाना जाता है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ PSU ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज नोन एज डैश। किस नाम से जाना जाता है इसे, बताइए। इसे जाना जाता है डिसइन्वेस्टमेंट, हिंदी में विनिवेश के नाम से। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हमें खुद से भरना है, ऑप्शन हमें नहीं दिया हुआ। पहले जो HYV वाला क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, तो यहाँ हमारा क्या आएगा, यहाँ आएगा हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, 32 है हमारा।
पीपल हु आर ऑलवेज पुअर एंड दस हु आर यूजुअली पुअर बट who may sometimes have a little more money are grouped together as the chronic poor, ठीक है, cunning poor, occasionally poor, transient poor। बताइए कि जो लोग हमेशा गरीब होते हैं और आम तौर पर गरीब होते हैं लेकिन जिनके पास कभी कभी थोड़ा बहुत पैसा होता है उन्हें क्या कहा जाता है? जीर्ण गरीब, गरीब मंथन, कभी कभी गरीब, क्षणिक गरीब। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा? ठीक है, जो लोग हमेशा गरीब होते हैं और कभी कभी उनके पास पैसा आ जाता है उनको कर्निक पुअर यानी कि गरीब मंथन के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगली प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 33। इन 2009-10 द पॉवर्टी लाइन वाज डिफाइंड एज रूरल एरियाज एज कंजम्पशन वर्थ, ठीक है, 454, 673, 860, 438। 2009-10 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामीण रेखा को उपभोग मूल्य के किस रूप में परिभाषित किया गया था? 454, 1673, 860 या 438 रुपये। देखिए अब पूछा है 9 और 10 का, ठीक है, 2009 और 2010 में कितने मासिक व्यय को जो है गरीबी रेखा निर्धारण करने का आधार माना गया था? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 860 रुपये प्रति मंथ उपभोग व्यय को जो है गरीबी रेखा निर्धारण करने का आधार माना गया था। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 34। ये भी हमारा कारण वाला प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें पॉवर्टी लीड्स टू इनडेप्टनेस, पुअर आर मोस्टली एंगेज इन कैजुअल जॉब विद लो इकोनॉमिक रिवॉर्ड, ठीक है। मतलब कि गरीबी जो है हमें ऋणग्रस्तता की ओर ले जाती है। जैसे जैसे हमारा ऋण बढ़ेगा हम गरीबी, जैसे जैसे हमारी गरीबी होती है वैसे वैसे हम ज़्यादा ऋण लेने लगते हैं, ठीक है। गरीब ज़्यादातर कम आर्थिक पुरस्कार के साथ आकस्मिक नौकरियों में लगाए हुए हैं। मतलब जो गरीब लोग हैं वो ऐसे नौकरियों में लगे हुए हैं जहाँ पर उनकी सैलरी बहुत कम होती है। तो अब बताइए क्या ऑप्शन ए जो इसका ए है वो सही है? ठीक है, ए इसका क्या है? ए जो है इसका हमारा क्या है? सही है। और आर भी इसका क्या है? हमारा सही है भाई, कि गरीब ज़्यादातर कम आर्थिक पुरस्कार के साथ आकस्मिक नौकरियों में लगे हुए हैं। और ए भी हमारा सही है। लेकिन जो हमारा आर है वह एक ही सही एक्सप्लेनेशन हमारी नहीं है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन नहीं है तो कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा? ऑप्शन जाएगा बी, क्योंकि both assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of A। तो ऑप्शन जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। इसमें भी अब और में क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम was launched in 2004 with the objective of creating self-employment opportunities in rural area. This program was incorporated with महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा इन 2005, ठीक है। तो आप देखिए हिंदी में इसको पढ़े हम। ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से 2004 में काम के बदले राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम को 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के साथ शामिल किया गया था। तो देखिए अगर हम यहाँ पे अब देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन जो हमारा ए है वह भी सही है और आर भी हमारा सही है। और आर जो है क्या है हमारा? एक ही एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। आर हमारा क्या है? एक ही एक्सप्लेनेशन भी है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन जाएगा हमारा ए हमारा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 35। देखिए 35 मुझे रॉन्ग क्वेश्चन लग रहा है, मैंने इसलिए इसको डिस्कस ही नहीं किया है। प्रश्न नंबर 36 से हमारा, राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो देखिए अधिनियमित का मतलब है कि लाया कब किया था और लागू होना दूसरी चीज़ है। तो 2006, 2007, 2008, 2009। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लाया गया था, लेकिन इसको लागू कब किया गया था? 2010, 1 अप्रैल 2010 से। तो ऑप्शन डी हमारा इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए हमारा। 37 में एक तालिका दी है, तालिका के आधार पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, पुरुषों और महिलाओं के बीच साक्षरता दर में अंतर कम हो रहा है जो लैंगिक समानता में सकारात्मक विकास को दर्शाता है। सही गलत का चयन कीजिए। क्या ये सही है या ये हमारा गलत है? देखिए जब भी पुरुष और महिलाओं के बीच साक्षरता दर में अंतर कम होता जाएगा तो क्या होगा कि लैंगिक समानता हमारी बढ़ेगी, ठीक है, और लैंगिक असमानता हमारी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है?
सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट? मनी लेंडर, ट्रेडर्स, लैंडलॉर्ड, रीजनल रूरल बैंक। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण ऋण का संस्थागत स्रोत है? साहूकार, व्यापारी, जमींदार या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हमारा डी, रीजनल रूरल बैंक। हिंदी में देखें तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। आगे चलते हैं। आगे हमारा 39। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट इन आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश में लगने वाले फल और सब्जियों के बाज़ार को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है हमारा रायथू बाज़ार के नाम से। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही उत्तर हमारा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ नीडेड बिकॉज इट मेंटेन एंड इनहेंस द इकोलॉजिकल बैलेंस, इज़ फ्री फ्रॉम केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और नाइदर बी। जैविक खेती की आवश्यकता क्यों है? यह पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखता है और रासायनिक आधारित उर्वरकों से मुक्त है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारा मेंटेन एंड इनहेंस द इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। दूसरा इज़ फ्री फ्रॉम केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र। तो हमारा ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। तो देखिए, अभी हमने एनवीएस के पेपर का पार्ट 2 किया गया है और मैंने हर एक प्रश्न को बहुत अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। आपको हमारा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यदि आपको वीडियो से संबंधित कोई भी बात करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और आगे भी इसी तरह के जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है 12th के इकोनॉमिक्स के, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।